खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास अबीबराना। मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पे। नाज़रीन, आजकल एक बड़ा इशू है गंदम का। गंदम पर बड़ी खबरें आ रही हैं। जियो ने खबर की कि जी 45 लाख टन जो गंदम है वो हो गई है गायब पंजाब से, और 6 लाख टन सिंध से गायब हो गई है। अब वो एक उसमें बयान किया गया कि जी एक ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग थी, उसमें एक ब्यूरोक्रेट ने ये बात की और उसने दूसरे सूबे के ब्यूरोक्रेट से पूछा, भाई वो आपको पता है हमारी 45 लाख टन गंदम कहाँ चली गई। सो एनीवे, मैंने अब थोड़ा सा वो उसमें से डाटा निकाला कि ये एक्चुअली हमारा गंदम का इशू क्या है। तो मैं आपके साथ आज उसकी डिटेल शेयर करता हूँ, सारा आपके साथ डाटा शेयर करता हूँ, ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंश्योर हो और आप तक कंप्लीट पिक्चर पहुंचे और आप फिर खुद फैसला कर लें कि ये कहानी क्या है। और वो मैं एंड पे आपको बताता हूँ कि कहानी क्या है, लेकिन मैं आपके साथ सारा डाटा जो है ना वो शेयर करता हूँ। डाटा है जी 1990 से लेके आज तक 2026 तक, ठीक है, 1991 से लेकर। अब इसमें जो हमारी वीट की प्रोडक्शन है ना वो 1990 में हुआ करती थी 10.5 मिलियन मीटर टन, ठीक है। अब वो हो गई है जी 21.9 मिलियन मीटर टन, ठीक है। अब मिलियन मैट्रिक टन, सॉरी। तो 90 में 10.5 और 2026 में 21.9। अच्छा, इसमें जो रिकॉर्ड ईयर है वो 2025-26 का है, जिसमें कि जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है वो 24.24 है। तो ये हमारी प्रोडक्शन की वैल्यूज हैं, ठीक है ना। ये अब आपको समझ आ गई है कि 90 से लेकर आज तक हमने क्या प्रोड्यूस किया, हम कहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब बाकी बातें देखते हैं। जो एरिया है, जो टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन है जहां पर के गंदम लगती है, वो तकरीबन कह लें आप सेम ही है पंजाब में। वो 14 से 17.4 बिलियन एकड़ के दरमियान रहा है ये पिछले 36 सालों में। तो पंजाब ने अपना एरिया एक्सपैंड नहीं किया, लेकिन यील्ड जो है वो बेहतर हो गई है, यानी जो पैदावार है वो बेहतर हो गई है उसी लैंड पर। और उसके मल्टीपल रीजंस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो जो यील्ड इंक्रीज हुई है वो पहले हुआ करती थी 0.76 टन पर एकड़, और ये 1990-91 की बात है, ठीक है ना, 0.76। इस टाइम जो यील्ड है वो 1.31 टन है पर एकड़ 2026-27 में। तो ये यानी यील्ड बेहतर हुई है, एरिया सेम है। ये 70% इंक्रीमेंट है 1990 से लेकर आज तक, जो कि यील्ड के थ्रू बेहतर हुआ है। उसमें जी जो वीट की वैरायटीज हैं वो उसको क्रेडिट जाता है, उसकी वजह से ये बेहतर हुई है। फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जो है उसकी वजह से बेहतर हुई है। और थोड़ा सा जो मैकेनाइजेशन है, यानी कि जो मशीनरी का इस्तेमाल है वो बेहतर हुआ, जिसकी वजह से ये यील्ड इंप्रूव हुई है 1990 से लेकर 2026 तक। ये 70% जो उसमें बेहतरी आई है यील्ड में पर एकड़ के हिसाब से। और एक और मैं आपको बता दूं, जो रिसेंट ईयर्स हैं, जो अभी ये कुछ लेटेस्ट साल जो गुजरे हैं, उसमें ये जो यील्ड की इंप्रूवमेंट है वो प्लेटो हो गई है, सीधी हो गई है। समझ रहे हैं आप। अब इसको बेहतर करने के लिए, यील्ड को पर एकड़ और बेहतर करने के लिए अब नए मेथड्स को अप्लाई करना पड़ेगा, जो मेथड्स पहले अप्लाई हो चुके हैं, जिनकी वजह से यील्ड में इंप्रूवमेंट आ चुकी है। अब वो और उसको इंप्रूव नहीं कर सकते। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो दूसरे ममालिक हैं वो उनकी पर एकड़ जो यील्ड है वो हमसे बहुत बेहतर है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इंप्रूवमेंट, बट आपको अब अपने नए मेथड्स वहां पर अप्लाई करने पड़ेंगे। अच्छा, 90 में जो पंजाब की पॉपुलेशन थी, आबादी थी, वो थी जी 6 करोड़। अब है जी 13 करोड़, तकरीबन 14 करोड़, 13 करोड़ 80 लाख। समझ रहे हैं आप। तो वो आबादी डबल से भी ज्यादा हो गई है माशाल्लाह इन 36 सालों में। और अब आपने वो ज़हन में रखना है कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो कितनी हुई है और आबादी कितनी बढ़ी है, उसका इम्पैक्ट क्या है वो सुन लें। 1990 में जो पर कैपिटा वीट अवेलेबिलिटी थी, गंदम की अवेलेबिलिटी थी, वो 176 किलो थी, ठीक है जी। और अब वो गिरकर 159 केजी पर आ गई हुई है। समझ गए आप, कम हो गई हुई है, आबादी डबल से ज्यादा हो गई है, आपकी यील्ड रुकी हुई है, प्लेटो हो गई है। तो वो फिर आपका एरिया उतना ही है जिसपे गंदम काश्त हो रही है। तो जाहिर बात है, जब आबादी डबल से ज्यादा हो गई है, यानी वो तकरीबन 14 करोड़ को हिट करने वाली है, पहले 6 करोड़ थी, तो जो पर कैपिटा व्हील अवेलेबिलिटी है उसने तो डाउन होना ही है ना जी। पंजाब को गंदम कितनी चाहिए?
पंजाब को जो टोटल गंदम चाहिए, इसमें जो है वो ह्यूमन कंजप्शन है, सीड, फीड और वेस्टेज मिलाकर वो 18 मिलियन मैट्रिक टन है जो पंजाब की रिक्वायरमेंट है इस वक्त। और पर ईयर, ये भी सुनिए, ये भी बहुत जरूरी है आपको जानना है, ये जो रिक्वायरमेंट है पंजाब की 0.4 मिलियन मैट्रिक टन बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। आबादी बढ़ने के साथ हर साल 0.4 मिलियन मैट्रिक टन जो गंदम की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ रही है पंजाब। अब आते हैं कि पंजाब के पास गंदम अवेलेबल है या नहीं है, पंजाबी गंदम खाते हैं या नहीं खाते हैं। पिछले 36 सालों में हर साल पंजाब ने सरप्लस गंदम पैदा की है। समझ गए आप? हमेशा हर साल जो पंजाब की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा गंदम पैदा हुई है। यहां पर जो एनुअल सरप्लस है वो कभी भी 2.4 मिलियन मैट्रिक टन से नीचे नहीं गया। अभी जो सरप्लस है वो 3.89 मिलियन मैट्रिक टन है। अब सरप्लस जाता कहां पर है? सरप्लस तो छोड़ें, जो पंजाब की अपनी रिक्वायरमेंट है वो भी चली जाती है। कहां जाती है? वो जाती है जी खैबर पख्तूनख्वा, वो जाती है जी सिंध के कुछ एरियाज में, वो जाती है जी बलोचिस्तान, वो जाती है जी अफगानिस्तान। वो पहले जो बॉर्डर खुला हुआ था तो दड़ादड़ गंदम जाती थी, आटा जाता था अफगानिस्तान में, बहुत स्मगल होता था। ठीक है, तो यानी पंजाब की अगर हद तक बात रहे तो पंजाब में हमेशा सरप्लस गंदम पैदा हुई है, अभी भी सरप्लस गंदम पैदा हुई है। पाकिस्तान पंजाब को कोई गंदम इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट पंजाब 2.4 या 3.89 के दरमियान गंदम एक्सपोर्ट करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, वो अपने सूबों को दीगर सूबों को देता है, अगर ना दे तो वो कहीं बाहर भी बेच सकता है। ये बात अब आपको रजिस्टर होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है इस सारी कहानी में। अब आते हैं इंपोर्ट पे। आपने इंपोर्ट की तो कहानियां सुनी, इंपोर्ट बड़ी जरूरी है। पिछले 36 सालों में यानी 1990 से लेके 2026 तक 22 साल पाकिस्तान ने गंदम इंपोर्ट किया। ठीक है जी, बावजूद इसके कि पंजाब में सरप्लस गंदम पैदा होती है और वो दूसरे सूबों को भी गंदम देता है, लेकिन जाहिर बात है कि उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। पंजाब वो सारा कुछ पूरा नहीं कर पाता। सिंध में जो प्रोडक्शन होती है वो भी इनफ नहीं है कि वो जरूरियात को पूरी कर सके। एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड कि ये स्मगलिंग का भी बड़ा मामला है, होर्डिंग का भी बड़ा मामला है, वो वाले फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा हैं जिसकी वजह से इवेंचुअली ये देखा जाता है कि जी हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। पिछले 36 सालों में से 22 साल गंदम इंपोर्ट हुई है और अब पिछले 4 सालों से गंदम की इंपोर्ट पर पाबंदी है। ठीक है जी, अब वो पाबंदी लगी हुई है, फिर भी चल ही रहा है मामला जिस तरह भी चल रहा है। अब 2 इंपॉर्टेंट और इश्यूज हैं जिन पे बात करना जरूरी है। वो हैं जी इनएडिक्वेट स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, यानी कि आपके पास वफर गंदम मौजूद है, लेकिन अब आपने उसको स्टोर कहाँ करना है जी? स्टोर आपने इंडोर करना है तो इंडोर इनकी इतनी फैसिलिटीज नहीं है, ये रिजर्व्स इनके पास कम में ज्यादा होने चाहिए। देखिए, हम वो मुल्क हैं जो कभी कभी भी इंडिया के साथ जिसकी जंग लड़ सकती है। हम वो मुल्क हैं जहां पर के जो इफेक्ट होता है, ईरान में जंग हो गई अमेरिका की और इसराइल की, वक्त हमें पड़ गया। ठीक है, तो ये फूड सिक्योरिटी जो है, दिस इज अ बिग इशू, दिस इज अ बिग थिंग। इसको सीरियस लेना चाहिए। जब अगर आपको इंपोर्ट की जरूरत पड़ जाए गंदम की और वो सारा स्टेट ऑफ होमस बंद है, बाबल मंदब बंद है, तो आपने फिर कहां से लेकर आनी है? सो दिस इज एन इशू फॉर अस। तो हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो बेहतर होने चाहिए और इस पे हमें नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेंस से काम करना चाहिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट द पंजाब गवर्नमेंट कि उस पे ये कुछ इन्वेस्ट करें और इसको बेहतर बनाएं। और दूसरा जो इशू है अमंग अदर इश्यूज व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी, वो प्रोक्योरमेंट और वो उसकी टाइमिंग है उसके रिलीज करने की। ये भी एक वो ब्यूरोक्रेटिक इशू है कि जो प्रोक्योरमेंट होती है, जो रिलीज टाइमिंग होती है, वो नहीं मैच करती हमारी रिक्वायरमेंट को, हमारे डेफिसिट को, हमारी सरप्लस को। सो वो जो मैकेनिज्म है दैट नीड्स टू बी अरेंज्ड, दैट नीड्स टू बी बेटर, जिसकी वजह से हम वो मामलात को बेहतर कर सकें। अब होता ये है कि गंदम जो है वो काश्त ज्यादा हुई, ठीक है, वहां पर उसकी जो वो लगी है गंदम, वो बड़ी है, जबरदस्त है जी, बहुत बहुत गंदम लगी है। लेकिन अब फरवरी में बारिशें हो गई, मौसम की तब्दीलियां आ गई,
तो वो गंदम का दाना जो है वो गीला रह जाता है, वो उसका वो दाना उस काबिल नहीं होता। ये जो गंदम लगाते हैं वो बड़ी बेहतर जानते हैं, मैं तो उसको इतना नहीं जानता, लेकिन जो मुझे पता चला है कि ये इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से वो गंदम का दाना कटाई के लिए तैयार ही नहीं हो पाता। यहाँ वो सब स्टैंडर्ड होता है, उसमें से जब तक वो नमी ना निकल जाए तो वो उसको कोई खरीदता नहीं है। सो वो वेस्टेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो अनफोर्सीन रीजंस जो होते हैं, जिसको कि आप कहते हैं कि गॉड्स इंटरवेंशन है, बारिशें हो गई, सैलाब आ गए, मौसम खराब हो गया या कोई और इश्यूज हो गया, तो उसमें गंदम की जो फसल होती है वो इफेक्ट हो जाती है। तो आपकी जो ओवरऑल आपकी जिसको आप कह लेंगे जो यील्ड है या जो आपके पास अवेलेबल क्रॉप है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम अभी जो सिनारियो पे खड़े हुए हैं उसमें उसका बड़ा अमल दखल है कि आपके साथ जो मामला हुए हैं उसकी वजह से आज हमारे पास गंदम का कोई प्रॉब्लम चल रहा है। अभी अच्छा खासा उसका रेट हो गया है, कहीं 48 हो गया, कहीं 45 हो गया है, तो वो अब वो प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब पंजाब क्या चाहता है? पंजाब ये चाहता है कि अगर दूसरे सूबों को गंदम चाहिए तो पंजाब के जो काश्तकार हैं या जो इसको मैनेज करते हैं वो प्राइवेट सेक्टर को बेचनी है, उन्होंने दूसरे सूबों को बेचनी है, वो बेच लें और पंजाब अपनी सस्ती गंदम जो है वो इंपोर्ट कर ले। ये भी एक बात है। अच्छा, मैं अब इस पे भी मेरा एक वो पॉइंट है कि क्वालिटी कैसी है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की गंदम की क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो हम बाहर से गंदम मंगवाते हैं, लेट्स से यूक्रेन से, वो उतनी अच्छी नहीं है। शुगर का भी बाय द वे यही हाल है, जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो पतली शुगर आती है, वो आई थिंक गन्ने की नहीं है, कोई और शुगर वो लोग बनाते हैं, तो वो हमें उसमें भी प्रॉब्लम होती है कि गंदम कैसी आ गई है हमारे पास। सो आई वुड वांट अ बेटर सिस्टम। आई वुड वांट कि पंजाब में जो पंजाब में गंदम उगती है पंजाबी वही खाएं और उसको मुनासिब रेट पे खाएं और काश्तकार को भी अच्छा उसका रेट मिल जाए, जिसमें कि वो अगली काश्त लगाने के काबिल हो। जो मिडल मैन है उसको कम से कम उसमें प्रॉफिट हो, जो काश्तकार है जिसने मेहनत की है उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो। तो ये पूरी कहानी है डेटा के साथ जो मैंने आपके सामने रखी है। अब आप इस मामले को समझें कि इसमें जो मैनेजमेंट के इश्यूज हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के इशू हैं वो भी बता दिए मैंने, दूसरे सूबों को वो गंदम देनी पड़ती है वो भी बता दिया है, जो क्रॉस बॉर्डर लीकेजेस हैं वो बहुत बड़ा फैक्टर है, वो भी इशू है। सो ये सारे मिल मिलाकर जो अभी गंदम का इशू बनता है वो आपके सामने उसकी वो शक्ल निकलती है जो इस सारे डाटा को लेकर और इन सारे इश्यूज को लेकर आपके सामने प्रेजेंट होता है। अच्छा जी, बिलावल साहब ने तकरीर की है और बिलावल साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद बिलावल्स डिलीवरी ऑफ स्पीच। वो पहले इतना उसकी फ्लुएंसी नहीं होती थी, आई थिंक आज गुस्से में भी था बिलावल, तो इस वजह से भी बिलावल बड़े अच्छे तरीके से एक इमोशन डिलीवर कर पा रहा था स्पीच में और लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहा था। बातें बड़ी अहम की हैं बिलावल ने कुछ खतरनाक बातें भी की हैं। उसने कहा है कि जी देखें, ये जो कश्मीर में इलेक्शंस हुए हैं मीरपुर में, ये धांधली हुई है यहाँ पर। उन्होंने कहा है कि चौधरी यासीन के हल्के में 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा कर लिया गया था और उसके बाद उनको वहां से हराया गया, यानी वो 2 सीटों पे खड़े थे, आई थिंक एक से जीत गए एक से हार गए। तो वो जो वहां से हारे हैं वो कह रहे हैं कि ये गलत हारे हैं, और फिर उन्होंने नाम ले लेकर अपने उम्मीदवारों को कहा है कि आप एक्चुअली जो कि हार गए हैं, बट उनको कह रहे थे कि आप एक्चुअली जीत गए हो, अवामी मैंडेट से जीत गए हो, लेकिन आपका रिजल्ट चोरी कर लिया गया। यानी उन्होंने जो इलेक्शंस हुए हैं उनको धांधलीशुदा करार दे दिया है कश्मीर में। और बिलावल ने ये कहा है, जो इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा है कि जी आपको फैसला करना होगा, यानी वो एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे थे कि आपने नून लीग का मफाद देखना है या कौमी मफाद देखना है। उनका ये कहना था कि ये जो इशू चला हुआ है रावला कोर्ट में, वो जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोग बैठे हुए हैं, अगर उसको हल करना है तो उसका हल पीपल्स पार्टी के पास है, उसका हल नून लीग के पास नहीं है। और आपने यानी एस्टैब्लिशमेंट ने नून लीग को बैक करके या उनको इलेक्शन जितवा कर गलत किया है। और बिलावल ने यह भी कहा है कि जो सीटें हमें हराया गया है उसका मैंडेट हम 100% वापस लेंगे। अब वो बिलावल कैसे लेंगे अल्लाह बेहतर जानता है, आज तक जहाँ पे जो इलेक्शन हो जाता है सो हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं मिलता। बहरहाल बिलावल ने ये सारी बातें की हैं और पीपल्स पार्टी के जो सेक्शंस हैं, पीपल्स पार्टी में इस टाइम एक जान आ गई है बिलावल की स्पीच से। वेरी फेरी स्पीच, बड़ी धुआंधार और गुस्से से भरी स्पीच की है बिलावल ने। नौरीन नियाजी, इमरान खान की जो बहन है, उन पर एनसीसीए ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। उन पर जो शिकें हैं वो 20 और 26A के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है और उसके एफआईआर के मुताबिक
नूरीन नियाजी ने पाकिस्तान मुसल्लह अफ़वाज पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए, रियासत पर अवाम का एतमाद मुजज़्ज़द करने और हरासगी फैलाने की कोशिश की। नूरीन नियाजी ने झूठा, इश्ताल अंगेज़, तौहीन अमेज़ और धमकी अमेज़ मवाद फैलाया और इन्होंने रियासती और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया। ये पीका एक्ट के सेक्शंस 20 और 26A के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको पता ही है कि उन्होंने कहा था कि वो ये मोदी तो इनको 2 मिनट में सेट कर दे, सीधा कर दे, और ये सारे मिले हुए हैं, कोई जंग नहीं है, ये वो पत्नी इब्राहिम अकॉर्ड्स के लिए ये जंग की है। अजीब ड्रामेबाजी, मतलब बकवास वो बातें की थी नूरीन नियाजी ने, और ये सारी पीटीआई करती है बाय द वे। अलीमा खान ने भी ये की थी जब जंग हुई थी, उस दौरान ही ये सारी ये बातें करते थे। तो कोई जंग नहीं है, ड्रामेबाजी है, ये मोदी और ये सारे मिले हुए हैं, आसिम मुनीर और नवाज शरीफ ये मिलके कर रहे हैं, ये तो जंग लड़ रहे हैं ऐसी, यानी कि पाकिस्तानी। और ये तहरीक इंसाफ वाले जो हैं ये कह रहे थे कि ड्रामेबाजी हो रही है। सो एनीवे, ये नूरीन नियाजी के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हो गया। अब उनको इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो फेस करनी पड़ेंगी। अदाकारा मोमिना इकबाल और मोमिना इकबाल को हरासा करने और धमकियां देने का जो मुकदमा है MP साकिब चद्दड़ के खिलाफ, उसकी आज पेशी थी। अदालत ने साकिब चद्दड़ और इनकी अहलिया सुमेरा की बुरी जमानतों में 3 सितंबर तक तोसी दे दी है। जुलाई चल रहा है, अगस्त पूरा, और 3 सितंबर माशाल्लाह। साकिब चद्दड़ की हद तक तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। साकिब चद्दड़ तफ्तीश में कसूरवार पाया गया है, तफ्तीशी अफसर ने यह बयान दिया अदालत के सामने। साकिब चद्दड़ की अहलिया सुमेरा ने 2 रोज कबल NCCIA को मोबाइल फोन जमा कराया है। सुमेरा का मोबाइल फोन फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। नजम बाजवा जो तफ्तीशी अफसर है, एडिशनल सेशन जज नुसरत सिद्दीकी ने बुरी जमानत पर समाअत की। सो वो उनके मुताबिक तो भैया वो कह रहे हैं कि मुजरिम है, हम इसको गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन अदालत ने उनको 3 सितंबर तक जमानत दे दी है। तो अल्लाह खैर सलाम। सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि जी 9 मई के केसेस दोबारा लगा दिए हैं, जो केस खत्म हो गए थे 2.5 बरस बाद, फिर से उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो सुहेल अफरीदी साहब की 9 मई की इन्वेस्टिगेशंस खुल गई हैं। वो अब तो बेचारा वो बड़ा धाड़ धाड़ के आया था। मैं वैसे ना अजीबो गरीब वो मामला था, याद है आपको जब सुहेल अफरीदी आया था, मैं मर जाऊंगा, मैं कत्ल हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मैं वो हो जाऊंगा, और अब वो कह रहा है कि 9 मई की इन्वेस्टिगेशंस खुल गई हैं मेरे खिलाफ और दोबारा वो तफ्तीश कर रहे हैं। तो वो बेचारा शिकायत लगा रहा है। आज के लिए इतना ही। आपको देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।